अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा जहन सोचने के काबिल नहीं था। मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी, मगर इस हाल में कि इसके सामने के दांत टूटे हुए थे, सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। हमारे दरमियान एक मोटी शीशे की दीवार मौजूद थी और इसके साथ साथ हमारी पल पल की ये मुलाकात रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं ना इसे गले मिल सकती थी और ना ही इसके हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। ये वो अल्फाज हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद काजवेल नामी जेल के नफ्सियाती अस्पताल में मंगल के दिन अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात के बाद कहे। ये टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के अंदर फेडरल नफ्सियाती जेल है, जो कि खतरनाक खवातीन कैदियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है? वो 20 साल से आखिर किस जुर्म की सजा काट रही हैं और खुद अमरीकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सजा आखिर उनको क्यों मिली? कौम की इस बेटी को वापस लाने के लिए आखिर किसी भी हुकूमत या OIC ने कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आफिया सिद्दीकी, जो कि हालिया सदी की सबसे ज़हीन तरीन औरतों में से एक थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया था जो कि CIA ने इन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर अचानक से शामिल कर दिया? एक ऐसा सच जो कि मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, वही सच हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीजा पर पढ़ने के लिए गई। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से होगी और यही वो बंदा है जो कि बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सिद्दीकी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए, और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका ज़हन क्योंकि मजहबी साइड पर ज्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम मुल्कों खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार मौजूद होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को खतरा है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जंग के सख्त खिलाफ थी। ज़ोयनिस्ट यहूदी लॉबी ने CIA के जरिए इन्हें अप्रोच किया और ऑफर की कि वो इनके एजेंडा पर काम करें और ये तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट इनके लिए करें, मगर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया। जिसके बाद 2002 के अंदर इनके खामन को, जिनसे आफिया की 2002 के अंदर तलाक हो गई थी, इसे मैदान के अंदर उतारा गया और इस शख्स ने आफिया सिद्दीकी के खिलाफ झूठे झूठे बयान मीडिया पर आकर देने शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक तालिबान से था, इसके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात थे जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज पर हमला करने के अंदर मुलविस हैं, और जाहिर है कि ये सब कुछ ड्रामा था। मजीद इन पर यह इल्ज़ाम लगा कि आफिया ने अपनी तलाक के 6 महीने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोशी से शादी कर ली, जो कि सितंबर 11 का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आफिया को 2003 के अंदर इनके कराची वाले घर से नामालूम लोगों ने उठा लिया और यह परवेज मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने अमरीका को इंतहाई मतलूब अफराद पकड़कर पेश किए, जिनके अंदर डॉक्टर आफिया भी शामिल थी। उन्होंने फखरिया कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया था, बल्कि डॉलर लेकर किया था। इन्हें अफगानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहां पर इन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक से मंजर आम से गायब हो गई थी। इसी दौरान एक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी मौजम बेग ने, जो कि बगराम जेल और गोंतानामो बे के अंदर रह चुका था, इसकी एक किताब एनिमी कॉम्बैटमेंट मंजर आम पर आई, जिसके अंदर एक खातून कैदी का जिक्र था जो कि बगराम जेल के अंदर कैदियों और जेल एहलकारों के लिए सवालिया निशान बनी हुई थी। एक और बरतानवी नो मुस्लिम सहाफ़ी वियोन रेडली ने भी इस कैदी का जिक्र किया और इसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम का नाम दिया। 5 साल से ज्यादा अरसे की गुमनामी के बाद रेडली के इंकशाफ के बाद 7 जुलाई सन 2008 को इस्लामाबाद के अंदर यह इंकशाफ किया गया कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर कैद है और इसके साथ इंसानियत सो सलूक किया जा रहा है। लिहाजा मजबूरन 5 अगस्त सन 2008 को 36 साल आफिया सिद्दीकी को न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर पेश किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नर गजनी के दफ्तर के बाहर से ऐसे दस्तावेजात जिनके अंदर बम बनाने की हिदायत दर्ज थी और कुछ केमिकल वेपन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। मजीद उन पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने बगराम जेल के अंदर अमरीकी फौजियों पर गोली चलाई, जिसके जवाबी हमले के अंदर वो शदीद जख्मी भी हुई। इन बेबुनियाद मुकदमों को बुनियाद बनाकर इन्हें 86 साल की कैद की सजा सुनाई गई और यूं 20 साल गुजर गए।
इन 20 सालों के अंदर ना किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी हुकूमत के साथ डॉक्टर आफिया के मामले पर बराह रास्त ना तो बात की और ना इसकी रिहाई के लिए डायरेक्ट कोई सिफारिश की कोशिश की, सिवाय जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा किसी ने भी इनके लिए आवाज तक ना उठाई। इस दौरान इनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया और बगराम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल के एक सेल से एक औरत के चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाजें इनको आती थी कि जिसने आज तक इन्हें ज़हनी टेंशन का शिकार किया हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो कि अमेरिका पर कब्जा किए बैठे हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आफिया को मारने का कदम नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ तशद्दुद और टॉर्चर करते रहे कि किसी तरह से आफिया वो फार्मूला इनको दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी जबान तक नहीं खोली। इन लोगों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से इसकी रिसर्च के बारे में मालूमात लें, और आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने दे दी तो उसके बाद ये लोग मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आफिया ने इनको भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमरीकी चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के भी काम ना आ सके, इसीलिए उन्होंने आफिया पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएं। 2013 तक अमरीकी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफिया से मायूस हो चुके थे और बराक ओबामा ने भी इशारा दे दिया था कि अगर पाकिस्तान हमें खत लिखता है तो हम डॉक्टर आफिया को छोड़ देंगे, मगर नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने भी इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अगर इनको हुकूमत मिलती है तो वो डॉक्टर आफिया को वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे, और इस पर काम भी शुरू किया गया, मगर इनके टाइम के अंदर कोरोना, इंडियन अटैक और सियासी मुखालफत जैसे अपने मसलों के अंदर उलझने की वजह से ऐसा ना हो सका। डॉक्टर आफिया की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी और सेनेटर मुश्ताक अहमद की आफिया सदीकी से यह मुलाकात एक बरतानवी वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ की कोशिशों से 20 साल के बाद पहली बार हुई, और क्लाइव अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नतीजे के अंदर गुआंतानामो बे या इफ जैसे और जेल के नाम पर हुकूमत खानों से बेकसूर कैदियों की रिहाई के लिए बिना किसी माली मदद के बगैर इनके मुकदमात लड़ते हैं। वो इंसानों के बुनियादी हकूक की मुहाफिज कई तंजीमों के रुकन भी रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मदद मांगने पर क्लाइव ने गुआंतानामो बे से सैफुल्ला पराचा के अलावा 2 और पाकिस्तानियों को पहले भी रिहाई दिलवाई थी। आफिया के वकील की हैसियत से वो डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद के हमरा फोर्ट वर्थ की जेल गए और उन्होंने आफिया से इसकी रिहाई के लिए सलाह मशवरा भी किया। जब डॉक्टर आफिया मुलाकात के लिए कमरे में आई तो उन्होंने खाकी रंग का जेल का ड्रेस पहना हुआ था, इनके सर पर ऑफ वाइट रंग का स्कार्फ था। उन्होंने आते ही अपनी बड़ी बहन को बताया कि वो रोजाना किस किस अजाब से और अजियत से गुजरती हैं। वो बार बार अपनी वालदा और अपने बच्चों के बारे में पूछती रहीं। इन्हें अभी तक पता नहीं था कि इनकी वालदा फौत हो चुकी हैं। जेल हुकाम की तरफ से मुलाकातियों को यह हिदायत की गई थी कि आफिया को इनके बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखानी। डॉक्टर आफिया की यादाश्त सलामत थी, पर वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी और इनके सामने के दांत भी जेल के कैदी के हमले की वजह से टूट चुके थे। वो बार बार बिलक बिलक कर ये कहती रहीं कि खुदारा मुझे जहन्नुम से निजात दिलाएं। आफिया ने कहा कि जब मैं परेशान होती हूँ तो एक कुरानी दुआ का सहारा लेती हूँ जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे मुकम्मल दुआ कबूल करके इस जहन्नुम से निजात क्यों नहीं देता। क्लाइव के मुताबिक अगर पाकिस्तानी हुकूमत सीरियस होकर कोशिश करे तो डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई मुमकिन है। इस रिहाई की 3 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहली तो ये कि मुकदमे के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त अमरीकी अदालतों के अंदर दायर की जाए, मगर ये बहुत ही मुश्किल और लंबा तरीन प्रोसेस है, और वैसे भी न्यूयॉर्क की फेडरल अदालतों से किसी को रिलीफ मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। पहले के रिकॉर्ड तो ये बताते हैं। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान कैदियों के तबादले के लिए कोशिश करे कि कोई अमेरिकन कैदी इनके हवाले कर दे और बदले में आफिया सदीकी को यहाँ मंगवा ले। तीसरी सूरत ये मुमकिन होगी कि अमरीकी अवान सदर के अंदर इंसानी हमदर्दी और आफिया की गिरती हुई सेहत के हवाले से दरखास्त दायर की जाए और इनकी रिहाई का मुतालबा किया जाए। इसके अलावा चौथा तरीका जो कि इंतहाई नतीजा खेज हो सकता है वो ये है कि हर नए सदारती इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले अमरीकी सदर बहुत से कैदियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म देता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान सफारती तौर पर इनसे राब्ता करे तो ये रिहाई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुमकिन है। पर इनके घर की औरतें क्योंकि महफूज हैं तो इन्हें डॉक्टर आफिया सदीकी से भला क्या लेना देना। और दूसरा, खुद पाकिस्तान के अंदर घरों में घुस घुस कर कानून नाफिज करने वाले इदारे खवातीन की जो तवलील कर रहे हैं वो किस मुंह से इनके हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। पर हम लोग मिलकर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक आवाज उठाकर इस कौम और हुकूमत की गैरत को झंझोड़ सकते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वरना कल को एक और आफिया सदीकी आपके घर से भी रातों रात गायब हो सकती है।
باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔